तो अभी तक हम लोग ट्यूब्यूल्स देख लिए थे। अब ट्यूब्यूल्स के आगे काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने से पहले ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? दो वर्ड है यहाँ पे। ऑस्मो यहाँ पे बताता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ऑस्मोटिक प्रेशर का रेगुलेशन ही क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, कि कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, और उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं अगर वो ब्लड वेसल्स के अंदर देखा जा रहा है। तो जनरली सॉल्वेंट यहाँ क्या क्या होता है? वाटर। और सॉल्यूट क्या क्या हो जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, NH3, यूरिया, ये सब सॉल्यूट हो जाएगा। तो किडनी जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू, नेफ्रॉन में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है उसके थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है और यूरिन को कंसंट्रेट करता है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन होता क्यों है? तो ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन अकर्स। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किया जाता है। कैसे करते हैं देखते हैं। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, इसको हम अल्ट्रा फिल्टर किए, और ब्लड कहाँ चला गया? ट्यूब्यूल्स में। अब ये कल बताया गया था कि जैसे ब्लड कहाँ जाएगा? ट्यूब्यूल में। तो ये PCT से होते हुए कहाँ जाएगा? लूप ऑफ हेनले। यहाँ हम लोग को लूप ऑफ हेनले से जनरली मतलब है। तो लूप ऑफ हेनले जो है वो डिप करता है कहाँ पे? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जब लूप ऑफ हेनले डिप करता है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले अंदर जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियम का बढ़ते चले जाता है। जब डिप कर रहा था तो कंसंट्रेशन था 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो। जब और नीचे गए तो 600। जब आउटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में थे तो 600 से 900 के बीच में कंसंट्रेशन था। जब इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ गए तो 900 से 1200 का वॉल्यूम है, 900 से 1200 का कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हुए काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा नेफ्रॉन। कैसे करेगा? तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज कैसे होता है, आयन का बैलेंस कैसे होता है वो पहले देख लिए थे पोटेशियम के थ्रू नेफ्रॉन में। एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है देख लिए थे। अभी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन देखते हैं। तो कंसंट्रेशन कैसे होता है? जब ब्लड PCT से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है तो उसका कंसंट्रेशन कम होता है। मेडुला में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या करता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले NaCl को मेडुला से ब्लड ट्यूब्यूल्स के अंदर आने देता है, एंट्री करवा देता है। जब यूरिया का NaCl का एंट्री होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तो जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ते चले जाएगा। पहला इलेक्ट्रोलाइट एंटर करवा करके और इलेक्ट्रोलाइट इंटर करवा करके सोडियम, पोटेशियम, NaCl एंटर करवा करके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में
उसका कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वाटर को यहाँ से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्वापोरिंस होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्वापोरिंस होता है, जिससे क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, पहले बताया गया है। और NaCl इसमें लगातार एंटर करते चले जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जाते जाएगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और फाइनली ये 1200 तक रीच करेगा। इसके बाद आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में 2 सेगमेंट होता है, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। तो यहाँ 1200 का कंसंट्रेशन है, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ऊपर जा रहा है तो उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो यहाँ पे NaCl क्या होगा, ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा। थिन असेंडिंग लूप से भी NaCl बाहर निकलेगा, और थिक असेंडिंग लूप से भी क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा। और NaCl जैसे जैसे बाहर निकलेगा, कंसंट्रेशन कम होते चले जाएगा, और फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, DCT में। ये एक तरफ नेफ्रॉन हम देखेंगे, ये वासा रेक्टा है। तो एफरेंट आर्टरियल से, एफरेंट आर्टरियल का एक्सटेंशन है वासा रेक्टा, यू शेप का होता है। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में होता है, मींस इसके ऊपर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन के ऊपर या ट्यूब्यूल्स के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी बोला जाता है। और ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। कैसे? तो जब ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम के नीचे जाएगा तो इसका भी क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि NaCl अंदर आएगा और वाटर बाहर जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज है तो इसमें एक्वापोरिंस होगा। और जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, इससे NaCl क्या होगा, बाहर निकलेगा, जिससे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन का फंक्शन और वासा रेक्टा का फंक्शन दोनों एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करता है, लेकिन दोनों का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, NaCl इसके अंदर आ रहा है। तो NaCl इसके अंदर कहाँ से आया है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम से। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl कहाँ से आया, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl आया DCT से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और वासा रेक्टा से। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो NaCl है वो बाहर निकल रहा है, और असेंडिंग वासा रेक्टा से भी NaCl क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। DCT से भी ऐसे NaCl क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और ये सब मेडुलरी इंटरस्टिशियम का क्या बढ़ रहा है, NaCl, तो उसका ऑस्मोलरिटी बढ़ रहा है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलरिटी बढ़ रहा है, जिसको कौन कम कर रहा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म था, जिसमें दोनों का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, और दोनों एक दूसरे को मेंटेन करेगा थ्रू मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स। अब यहाँ पे एक चीज और है, ट्यूब्यूल्स में जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन बढ़ा रहे होते हैं, जब बाहर
वाटर निकलता है और NaCl अंदर आता है ट्यूब्यूल्स के, तो वहां पे यूरिया भी आता है, यूरिया भी एंटर करता है ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो जब यूरिया ट्यूब्यूल्स के अंदर आएगा तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या होगा, यूरिया का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वहां पे ऑस्मोटिक बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है, जब ये फिल्ट्रेट डीसीटी में जाता है और डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में जितना यहाँ पे यूरिया एब्जॉर्ब हुआ है ट्यूब्यूल्स में, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, उसका कुछ अमाउंट यहाँ से बाहर निकल जाता है। जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का क्या करता है, कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। फिर वो थिन असेंडिंग लूप से भी एंटर कर सकता है यूरिया, एक्स्ट्रा यूरिया, या फिर जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा है, वो यहाँ भी क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम लोग क्या समझ में आया, काउंटर करंट मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो फेनोमेना हो रहा है यहाँ पे, एक ट्यूब्यूल्स में, एक वासा रेक्टम में, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और दोनों का काम क्या है, ट्यूब्यूल्स के अंदर, वासा रेक्टा के अंदर और मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, तीनों में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना। तो ट्यूब्यूल्स और वासा रेक्टा में ऑस्मो रेगुलेशन को हम लोग कैसे मेंटेन किए, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से NaCl दे करके या ले करके, वाटर निकाल करके हम लोग इसका क्या किया, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किए। और क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम से कहाँ जा रहा है, ट्यूब्यूल्स में और वासा रेक्टा में, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो कंसंट्रेशन है NaCl का, वो कम ना हो जाए, इसके लिए क्या हो रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम को दोबारा NaCl प्रोवाइड करवाया जा रहा है थ्रू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से और वासा रेक्टा से। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म था। इसके बाद रेगुलेशन देखेंगे।